मध्य प्रदेश में अब से थोड़ी देर बाद शिवराज कैबिनेट का एक्सपेंशन होने जा रहा है। टीम शिवराज में आज 28 नए मंत्री शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से 12 कांग्रेस के बागी विधायक हैं जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सिंधिया के 9 समर्थक आज मंत्री बनने जा रहे हैं। कौन कौन मंत्री बनेंगे इसकी पूरी लिस्ट आ चुकी है। गोपाल भार्गव कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं, भूपेंद्र सिंह कैबिनेट मंत्री बनेंगे, यह बताया जा रहा है। पूरी लिस्ट इंडिया टीवी के पास मौजूद है जिसमें तमाम नाम शामिल हैं। गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, विजय शाह, यशोधरा राजे सिंधिया, विश्वास सारंग, जगदीश देवड़ा, ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह, ये कैबिनेट मंत्री बनाए जा रहे हैं और ये पुराने मंत्री हैं जो पहले भी कैबिनेट में रह चुके हैं। इसके अलावा 9 नए चेहरे कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। 9 में से 4 कैबिनेट मंत्री होंगे। अरविंद भदौरिया, मोहन यादव, प्रेम सिंह पटेल, इसके अलावा उषा ठाकुर राज्य मंत्री। ये जानकारी मिल रही है। अच्छा, कुछ लोग बिना मास्क के भी आ गए। अब इसको लेकर जरूर सवाल खड़े होंगे कि मंत्री पद तो मिल रहा है, ठीक है, लेकिन संदेश देना भी बहुत जरूरी था और वो संदेश बिना मास्क के कैसे दीजिएगा पब्लिक को आप। खैर, इस पर चर्चा करेंगे। पहले आपको नाम बता देते हैं। गोपाल भार्गव जिन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है वो पहला नाम है। सिंधिया समर्थक कौन कौन से लोग हैं जो कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं उनके नाम बता देता हूं। प्रद्युमन सिंह तोमर हैं, कमलनाथ सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इमरती देवी कमलनाथ सरकार में मंत्री थी। महेंद्र सिंह सिसोदिया ये भी कमलनाथ सरकार में मंत्री थे। प्रभु राम चौधरी जो कमलनाथ सरकार में मंत्री रह चुके हैं। राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ये एक और नाम है जो कि सिंधिया समर्थक हैं और इन्हें भी शिवराज कैबिनेट में जगह दी जा रही है। इनमें से 4 नाम ऐसे हैं जो कमलनाथ सरकार में भी कैबिनेट में थे। अब आपको बताते हैं कि किस किस सिंधिया समर्थक को राज्य मंत्री बनाया जा रहा है। ओपीएस भदौरिया, सुरेश धाकड़, ब्रिजेंद्र सिंह यादव और गिरिराज दंडोतिया, ये 4 नाम हैं सिंधिया समर्थकों के जिन्हें कि राज्य मंत्री का दर्जा दिया जा रहा है। तो कुल अगर आप मिलाइएगा तो करीब 9 चेहरे सिंधिया खेमे के जो कि इस कैबिनेट में शामिल किए जा रहे हैं, ये निकल कर आ रहा है और उनके नाम और चेहरे आपके सामने हैं। इनमें से कई लोग ऐसे रहे हैं जो कि कैबिनेट मंत्री बनाए जा रहे हैं और वो कमलनाथ सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कैबिनेट एक्सपेंशन की तस्वीरें, वहां पर कुर्सियां लग चुकी हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल आज शपथ दिलाएंगी, जो कि उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं। जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं लालजी टंडन, उनकी तबीयत खराब होने के बाद अतिरिक्त प्रभार दिया गया है आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का। और आनंदीबेन पटेल के शपथ ग्रहण के बाद अब मंत्रियों के शपथ ग्रहण की बारी है, कैबिनेट विस्तार की बारी है। शिवराज सरकार में ये मंत्री बनने जा रहे चेहरे हैं जो अब आपके सामने स्क्रीन पर हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को आप देख रहे थे, वो पहुंचे हैं। कैलाश विजयवर्गीय वहां पर पहुंचे हैं, उसकी तस्वीर है। कई मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता वहां पहुंच रहे हैं और कैबिनेट एक्सपेंशन की तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखाएंगे आपसे बस थोड़ी देर में। मंत्रिमंडल विस्तार शुरू होने जा रहा है, लेकिन कोरोना काल में हो रहे इस मंत्रिमंडल विस्तार में जो तस्वीरें आ रही हैं, कुछ लोगों ने मास्क नहीं लगाया है, कुछ ने मास्क नाक के नीचे रखा हुआ है, कुछ लोग 2 गज की दूरी को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ये भी चर्चा का विषय जरूर बनेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को आप देख रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय वहां पहुंच चुके हैं और मुख्य हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। इस कैबिनेट विस्तार में आप क्या देख रहे हैं, किन जिस तरीके से सिंधिया समर्थकों को जगह दी गई, कांग्रेस के बागियों को जगह दी गई और कुछ पुराने चेहरों को जगह दी गई है? सुशांत जी, बहुत धन्यवाद। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पहले ही बहुत मजबूत पार्टी थी। संघ की वहां जड़ें बहुत गहरी हैं और भले ही गुजरात को प्रयोगशाला के तौर पर कहा जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश संघ के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। बड़े बड़े नेता तैयार हुए और उस पर अभी
जो सिंधिया साहब आए पूरी की पूरी पार्टी लेकर, इतना बड़ा आज तक कभी इस तरह से नहीं हुआ कि कोई पार्टी टूट के आए, तो उनका दबाव बड़ा स्वाभाविक है। और मुझे लगता है कि दबाव से ज्यादा उसको अगर हम कहें कि राजनीतिक तौर पर अगर आप किसी को ससम्मान अपनी पार्टी में लेके आते हैं तो उनको वो देना पड़ेगा। और एक और बड़ा धर्म संकट जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्रिमंडल विस्तार में बहुत साफ दिख रहा है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत मुश्किल से मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली है और नरोत्तम मिश्रा जी और दूसरे कई नेता थे, अभी आप नाम ले रहे थे, कैलाश विजयवर्गीय जी पहुंच गए हैं, तो उनसे पूछे पत्रकार तो वो कहते हैं कि पता नहीं क्यों मैं रह जाता हूं। और ऐसे मध्य प्रदेश में अगर मंत्रिमंडल विस्तार करने में कामयाबी मिल गई तो इसको आप इस तरह से देखिए कि आखिरकार उन्होंने सुलझा लिया और कोई विवाद उभर कर सामने नहीं आया, जबकि कई बड़ी वजहें मुझे बहुत स्पष्ट दिख रही थी। लेकिन इसमें एक बात यह भी है कि जो बीजेपी के नेता, आप देखिए, मैं देख रहा था जो लिस्ट आई है उसमें 7 पुराने मंत्री हैं जो बनाए जा रहे हैं, 9 नए चेहरों को जगह दी गई है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो सोचेंगे, आप देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर पहुंच गए हैं, उसकी तस्वीर है, शपथ ग्रहण बस अब शुरू होने वाला है, ज्योतिरादित्य सिंधिया इस मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल होते हुए उसकी तस्वीर। तो हर्षवर्धन जी, मैं ये समझ रहा था कि अब बहुत सारे लोग तो ये भी चर्चा करेंगे कि भाई अगर ये पूरा विस्तार देखा जाए और बीजेपी के लोग होते थे तो कईयों के तो पत्ते कट गए, तो ये जो अमृत निकला है जो शिवराज जी कह रहे थे, वो अमृत कितने दिन अमृत रहेगा और कितने दिन बाद विष भी बन सकता है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि इसके उस राजनीतिक संदर्भ में अमृत से विष बदलने की बहुत गुंजाइश है। उसके पीछे वजह आप बहुत साफ समझिए। देखिए, ये ठीक है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का मध्य प्रदेश के एक क्षेत्र में प्रभाव है और उसी क्षेत्र के मंत्री हैं, उसी क्षेत्र के जो विधायक चुने जाएंगे या उसी क्षेत्र के ज्यादातर लोग हैं, वहां पर पार्टी के बीच में बहुत जबरदस्त संघर्ष है, सिंधिया बनाम जो मूल भाजपाई। लेकिन मैं आपको एक बात बड़ी रोचक बताता हूं कि ग्वालियर और उसके आसपास के इलाके में जो भाजपा के भी कार्यकर्ता हैं, जिनको सीधे मिलना है उन नेताओं को छोड़ दीजिए, जो कार्यकर्ता हैं वो सिंधिया महाराज को अपना नेता मानने में बहुत उनको तकलीफ नहीं है, दिक्कत नहीं है। दिक्कत जिसको थी वो शिवराज सिंह चौहान ही थे, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी बिना सिंधिया जी के मिलने वाली नहीं थी। और चूंकि एक जनरेशनल शिफ्ट इसी कार्यकाल में होगा, यानी शिवराज जी, मुझे जो लगता है कि बीच में या तो ऐसा व्यवस्था परिवर्तन होगा, कोई नया नाम आएगा, या वो रहेंगे भी तो धीरे धीरे एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो अगली पीढ़ी की तरफ चला जाएगा। क्योंकि पिछले 5 सालों से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में चर्चा चल रही है और उस पर बार बार यही हो रहा है, जो सरकार नहीं बन पाई इतने दिनों तक, उसमें भी एक बड़ी वजह है कि क्या शिवराज जी के साथ अब आगे जाना है या एक नया नेतृत्व मध्य प्रदेश में बहुत जरूरी है। तो मुझे नहीं लगता कि विश्व में परिवर्तित होगा। हाँ, थोड़ी बहुत मारामारी होगी जिसको सुलझा लेने में कामयाबी मिलेगी। अच्छा, कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीरें आई हैं हर्षवर्धन जी, अगर हम वो तस्वीर दिखा सकें जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया की एंट्री होती है, वो बड़ी दिलचस्प तस्वीर है। क्योंकि कुछ लोग वहां जो आए, ज्योतिरादित्य सिंधिया आए और उन्होंने मास्क लगा रखा था, और जैसे ही वो आगे बढ़े, कुछ लोग जो उन्हें बिना मास्क के दिखे, उन्होंने कहा कि आप मास्क लगाइए, और कुछ लोगों ने हड़बड़ाहट में मास्क लगाया है। कैलाश विजयवर्गीय से उन्होंने पहुंचे, उन्होंने दुआ सलाम किया और उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय से कहा कि आपने भी जो गमछा गले में लपेट रखा है उसको ऊपर कर लीजिए, और कैलाश विजयवर्गीय ने अपने हाथ से अपना चेहरा ढका। तो बड़ी दिलचस्प तस्वीर है। देखिए, कोरोना काल में बहुत कुछ संकट वाला हो जाता है। अब ये मंत्रिमंडल विस्तार तो कर रहे हैं, लेकिन आपको यहां यह भी देखना है कि कोरोना का विस्तार ना हो जाए, इसलिए तमाम लोग मास्क लगाकर बैठे हैं। और बड़ी दिलचस्प तस्वीर आई थी। ये तस्वीर आप देखिए जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की एंट्री हुई है, और उन्होंने कई लोगों को याद दिलाया कि नाक के नीचे मास्क नहीं रखना है, मास्क नाक के ऊपर लगाने के लिए है। हर्षवर्धन जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इसी तस्वीर पर कहना चाह रहा हूं। देखिए, एक बात समझिए, ये भारतीय जनता पार्टी, देखिए ये तस्वीर है, थोड़ा सा देखिए, उन्होंने हाथ से इशारा किया कैलाश विजयवर्गीय को कि अपना गमछा ऊपर कर लीजिए, और फिर जब वो बात करने लगे तो उन्होंने फिर याद दिलाया, और देखिए उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय जी जो है वो हाथ से नाक ढकते हैं और उसके बाद बात करते हैं। जी, अपनी बात पूरी कीजिए आप। जी, मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के संकट मोचक हैं। बार बार वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचते पहुंचते रह जाते थे, और अब तो उन्हें कह दिया गया कि देखिए, बंगाल की बड़ी लड़ाई आप जीतिए, आप मध्य प्रदेश के चक्कर में मत पड़िए। तो अब कैलाश जी इंदौर के अलावा कहीं बहुत उनकी भूमिका नहीं रहती। लेकिन आप सोचिए कि ये इसको प्रतीक के तौर पर देखें तो कैलाश जी को ये खुद ध्यान में रखना चाहिए था कि वायरस का समय है और उसमें हमें
मास्क या गमछा जो भी है वो नाक और मुंह दोनों ढकना है। मध्य प्रदेश में राजनीतिक तौर पर भी अगर आप कोई भाजपा गलती करेगी कि नाक मुंह पे गमछा नहीं है, राजनीतिक वायरस जा सकता है और ये दूसरों के लिए भी है। ये इतना भर नहीं है इसके प्रति। कैलाश विजयवर्गीय तो फिर भी गमछा लेके आए थे। एक मंत्री जी हैं जो मंत्री बनने जा रहे हैं, नेताजी, वो मंच पर बैठे हैं बिना मास्क के, बिना गमछा के आए हुए। हम अनुराग अमिताभ के पास चलते हैं। अनुराग, जरा इस कैबिनेट विस्तार के बारे में भी बताइए और जो इस कोरोना के संकट काल में एहतियात बरतते हुए विस्तार हो रहा है, जरा उन एहतियात के बारे में भी बताइए। सर, कोरोना संकट काल में अगर आप एहतियात की बात करना देखना चाहेंगे तो मेरे पीछे का ये दृश्य देखिए, एक तरीके से कोरोना केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का आप तस्वीरें अगर देखें तो यहाँ पर अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो किस तरीके का जमावड़ा लगा हुआ है। तमाम जितने भी जो समर्थक हैं, जो मंत्री बनने वाले, उनके समर्थकों ने भीड़ लगा रखी है। राजभवन के सामने का दृश्य है। भले ही अंदर राजभवन के अंदर मौजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया कैलाश विजयवर्गीय से बात कर रहे हो, मास्क लगा ले, लेकिन बाहर इस तरीके का दृश्य नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि इसी कोरोना संकट काल में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थक मंत्रियों के साथ विद्रोह करके जो कांग्रेस से आए थे उन्हें जगह मिल गई है। साफ तौर पर मजबूत बनकर उभरे हैं, क्योंकि जो 28 सीटें हैं, 28 में से तकरीबन 16 सीटें बीजेपी के खेमे में गई हैं। 12 जो सीटें हैं वो सिंधिया और जो कांग्रेस से टूट के लोग आए थे, तकरीबन 9 जो विधायक हैं वो सिंधिया के कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं और साथ ही 2 विधायक जो पहले भी मंत्री थे वो पहली कैबिनेट में जब 5 का एक्सपेंशन हुआ था तब बन चुके हैं। एक जनरेशन का जो शिफ्ट है वो साफ तौर पर बीजेपी में नजर आया है। पुराने चेहरों को हटाया गया है। इस वक्त अगर देखें तो जो नई कैबिनेट बनी है, बीजेपी के जो 16 समर्थक मंत्री हैं उनमें से सिर्फ 7 पुराने हैं, यानी 9 नए मंत्री हैं। और ऐसे मंत्रियों को हटाया गया है जो पिछली शिवराज की कैबिनेट में गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह थे, जल संसाधन मंत्री राजेंद्र शुक्ल थे, कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन थे, संजय पाठक एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम जो इस कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया है, जो पूरा ऑपरेशन लोटस के दौरान नरोत्तम मिश्रा के साथ तमाम जो ऐसे लोग हैं जो सरकार गिराने में मदद करते रहे कहा जाए, उनको नहीं लिया गया। तो एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश की है केंद्रीय नेतृत्व में कि अब जो पुराने चेहरों को दरकिनार करके नए चेहरों को बनाया जाएगा। तो एक तरीके से देखें तो 16 जो बीजेपी के जो मंत्री बने हैं उनमें से तकरीबन जो है 9 नए चेहरे हैं, बिल्कुल नए चेहरे हैं। और वहीं जो सिंधिया के समर्थक जो हैं उनमें से भी काफी नए चेहरे बनकर मंत्री आए हैं। सिर्फ 6 जो सिंधिया समर्थक है वो कैबिनेट मंत्री बने हैं। तो साफ तौर पर ये एक अनुराग ये जो चेहरों की छटनी हो गई, जो पिछले बार थे इस बार नहीं है, उनमें से कितने ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि ये जुल्म कोरोना? देखिए, साफ तौर पर जुल्म जो हुआ है उन पर वो कहीं ना कहीं झलक भी आया जब कल पत्रकारों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछा कि जो मंथन हो रहा है पिछले 1 महीने से और उसके मंथन में जो अमृत है वो किसको मिलेगा और विष किसको मिलेगा, तो शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर अपना दर्द, चूंकि उनके समर्थक मंत्री जो थे वो कैबिनेट में नहीं आ पाए हैं, ऐसे में उन्होंने साफ कह दिया कि ये जो विष है वो शिवराज पिएंगे। लेकिन जितने भी विरोधी जो उनके समर्थक मंत्री थे जो इस बार कैबिनेट में जगह नहीं ले पाए हैं, उनको समझाए जो है कल दोपहर से लेकर रात तक कायदा देती गई। विनय सहस्त्रबुद्धे आए, संगठन मंत्री हैं सुहास भगत, वो लगे रहे और कहीं ना कहीं उन्हें बताने की कोशिश की गई कि चूंकि सरकार सिंधिया समर्थक मंत्रियों की वजह से बनी है, इसलिए हमारा नैतिक दायित्व और फर्ज बन जाता है कि उनके समर्थक मंत्रियों को हम सीट दें, आपको हम कहीं आगे एडजस्ट करेंगे। लेकिन समझा जा सकता है विद्रोह ज्यादा न पनपे, इसकी तैयारी जो है बीजेपी कर रही है, क्योंकि इसी तरीके से कांग्रेस में जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने बुजुर्ग जो मंत्री थे, कद्दावर मंत्री थे, उनको मंत्री विधायक थे, उनको मंत्री नहीं बनाया था, उन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो विद्रोह का ये बिगुल अब बीजेपी के खेमे से न उभरे, इसके लिए बाकायदा 3 दिन का दिल्ली में मंथन चला। जेपी नड्डा से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात हुई, अमित शाह से मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, जिसके बाद 3 दिन बाद ये कैबिनेट एक्सपेंशन जो है आज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पुराने चेहरों को समझाने की कवायद भी लगातार बीजेपी कर रही है और नए चेहरों के सारे एक मैसेज देने की भी कोशिश कर रही है कि ये बीजेपी नए वक्त की बीजेपी है जो अपने पुराने चेहरों को छोड़, यानी मार्गदर्शन मंडल में छोड़, अब नए चेहरों के साथ ये जद्दोजहद और नई लड़ाई लड़ेगी। ठीक है, हमारे साथ आनंद पांडे भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आनंद जी, आपका भी बहुत स्वागत। इस मंत्रिमंडल विस्तार को आप कैसे देख रहे हैं और कौन से ऐसे चेहरे जो अभी तक नाम सामने आए उसमें आपको लगता है कि वो टॉकिंग पॉइंट है, उनको जगह मिलना जो है वो चर्चा का विषय है? देखिए, इसमें सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि शिवराज जी की नहीं चली है। एक लाइन में अगर इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार को उसका क्रक्स निकाला जाए
और इसको समझने की कोशिश की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें शिवराज सिंह चौहान की बिल्कुल नहीं चली है। देखिए, एक तो उनके पास ये मजबूरी थी कि सिंधिया जो समर्थक थे उनको एडजस्ट करना था, उनके समर्थकों को एडजस्ट करने की मजबूरी उनके पास थी। सबसे बड़ी जो चुनौती उनके पास ये थी। और देखिए, ये भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा सुशांत कि मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो जाएगा, ये एक इवेंट है, आज ये इवेंट खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो सारी चीजें उपजने वाली हैं वो कैसे टैकल करते हैं शिवराज सिंह या जो बाकी संगठन है वो इसको कैसे टैकल करता है, क्योंकि आने वाला जो समय है वो बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आने वाले समय में जो बाई इलेक्शन है 24 सीटों पे, देखिए ये मंत्रिमंडल काम करेगा, अगले 2-2.5 साल 3 साल नहीं करेगा, शिवराज की सरकार रहेगी नहीं रहेगी, कमलनाथ जी की क्या वापसी होगी नहीं होगी, ये सारी बातें डिपेंड करेंगी कि आने वाले वक्त में जो 24 सीटों पे बाई इलेक्शन होना है उसमें बीजेपी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो मुझे लगता है और इसके पीछे एक बात और मैं आपसे बताना सर, मैं आपको थोड़ा सा बस माफी के साथ रोक रहा हूं। एक तस्वीर जो आ रही है वो बस दर्शकों को दिखा दूं और बता दूं कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वहां पहुंच गई हैं और शपथ ग्रहण बस किसी भी वक्त शुरू हो सकता है, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। जी सर, अपनी बात कहिए। जी, तो जब पिछली बार 2018 के इलेक्शन के वक्त जब चुनाव हो रहे थे यहाँ पे और टिकट बंटवारे की बात चल रही थी, माननीय मुख्य सचिव महोदय से अग्रिम कार्रवाई बंद हो गई। माननीय राज्यपाल महोदय, कार्यक्रम आरंभ करने के लिए क्या मुझे आपकी अनुमति है? महोदय, नियुक्त मंत्री माननीय श्री गोपाल भार्गव अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री माननीय श्री गोपाल भार्गव को पद की शपथ ग्रहण कराएं। अब शपथ ग्रहण शुरू हो रहा है। गोपाल भार्गव शपथ ले रहे हैं। अनुराग, गोपाल भार्गव में के बारे में थोड़ा बताइए। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता सुन रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गोपाल भार्गव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री विजय शाह। गोपाल भार्गव जो कि 1985 से लगातार विधायक बन रहे हैं और कमलनाथ सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। आनंद जी, आप कुछ बताना चाहेंगे गोपाल भार्गव के बारे में? श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो,
मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। गोपाल भार्गव ने सबसे पहले शपथ ली। नेता प्रतिपक्ष रहे थे वो कमलनाथ सरकार के वक्त। अब विजय शाह को आप देख रहे थे, वो शपथ ले रहे थे। 2008 में शिवराज सरकार में मंत्री रह चुके हैं। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जगदीश देवड़ा, जो कि विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री बिसाहू लाल सिंह। इधर का मैं कर रहा हूँ सिंगर। मैं बिसाहू लाल सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संवैधानिक और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बिसाहू लाल सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समर्पक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया। मैं यशोधरा राजे सिंधिया ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं यशोधरा राजे सिंधिया ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री भूपेंद्र सिंह। मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में
अपने कर्तव्यों के समेत निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री इंदुल सिंह कंसाना। मैं इंदुल सिंह कंसाना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं इंदुल सिंह कंसाना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के विषय सिवाय जब ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सव्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं अप्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री विजेंद्र प्रताप सिंह। मैं विजेंद्र प्रताप सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह। मंत्रिमंडल विस्तार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह इस वक्त शपथ ले रहे हैं और अभी तक जो कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं वो शपथ लेते दिखे हैं, जिनमें भूपेंद्र सिंह का नाम है, विजय शाह का नाम है, यशोधरा राजे सिंधिया ने शपथ ले लिया है, जगदीश देवड़ा, ये तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने शपथ लिया और ये शपथ ग्रहण आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ तमाम मेहमान भी बने हुए हैं। आनंद पांडे और हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। अनुराग अमिताभ हमारे साथ भोपाल से लाइव हैं। आनंद जी, ये बताइए, आपने कहा कि इस कैबिनेट विस्तार में शिवराज जी की नहीं चली है। बीजेपी कोटे के मंत्री जो हैं वो केंद्रीय नेतृत्व ने तय किए और ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से कौन कौन मंत्री बनेगा वो सिंधिया साहब ने तय किए। शिवराज जी ने क्या किया फिर? शिवराज जी बेचारे दुखी हुए बहुत ज्यादा और शायद यही वजह है कि उनको स्टेटमेंट देना पड़ा जो उन्होंने दिया अभी 2 दिन पहले कि जब मंथन होता है तो उसमें अमृत निकलता है और जो उसका विष होता है वो शिव को पीना पड़ता है। तो वो बेहद दुखी है कि उनकी नहीं चल पाई है। लेकिन देखिए यहाँ पे यही एक हमको अंतर समझना पड़ेगा सुशांत, बीजेपी और कांग्रेस में जो मूल अंतर है, वो बुनियादी अंतर है, वो ये हमको समझना पड़ेगा। यहाँ पे संगठन ही सर्वोपरि होता है और इसके सिवा जो अभी तात्कालिक जरूरत हम देखें तो तात्कालिक जरूरत अभी सबसे बड़ी ये है कि उपचुनाव में कैसा परफॉर्मेंस हम कर पाते हैं। 22 जो विधायक थे जिन्होंने सिंधिया जी के समर्थक जिन्होंने इस्तीफा दिया था, उसमें से 16 सीटें ग्वालियर चंबल सीट में के इलाके में आती है। तो इसीलिए वहां पे सबसे बड़ी चैलेंज जो देखिए अभी भी नंबर अगर आप देखेंगे तो नंबर में कोई बहुत ज्यादा अभी जो आज हम बात कर रहे हैं तो 92 सीट जो है वो कांग्रेस के पास है, 107 सीट है वो बीजेपी के पास है और 7 जो है इंडिपेंडेंट है। यानी अगर बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रह पाता है, वो 24 में से कम 15, 16, 17 सीटें नहीं जीत पाती है तो उसके लिए फिर से संकट खड़ा हो सकता है। क्योंकि देखिए ये जो अनरेस्ट है जो कमलनाथ की सरकार को गिराने के लिए आगे आया था, सामने निकल के आया था, वो हो सकता है आने वाले समय में इनके साथ भी हो। क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बीजेपी के जो मंत्री नहीं बन पाए हैं, विधायक, वो ऐसा कुछ करेंगे, ऐसी कोई मैं आशंका नहीं जता रहा हूं। लेकिन इसके बावजूद देखिए ये राजनीति है, यहाँ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। मैं आपको एक बात जरूर यहाँ सुशांत बताना चाहूंगा कि देखिए
मध्य प्रदेश में इस वक्त ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो 24 सीटों के इलेक्शन होने वाले हैं, ये कम से कम 1000 करोड़ के इलेक्शन होंगे। यानी आप सोच लीजिए कितने बड़े इलेक्शन। मैं यहाँ पे अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 1000 करोड़ होगा, 800 करोड़ होगा, 500 करोड़ होगा, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि कमलनाथ जी को अलग किया गया है। कमलनाथ जी कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनके पास हर तरह की ताकत है, वो भी पैसा खर्च करने में पीछे नहीं रहेंगे। तो मेरा मतलब कुल मिला के ये है कि ये जो मंत्रिमंडल है, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज यही देखा गया है कि क्या आने वाले जो उपचुनाव हैं, जो बाई इलेक्शन होने वाले हैं 24 सीटों पे, उनको हम कैसे जीत सकते हैं, क्योंकि उसी पे शिवराज सरकार चलेगी या नहीं चलेगी, बीच में गिर तो नहीं जाएगी, ये सब कुछ उसी पे डिपेंड करेगा। अच्छा सर, लेकिन वो तो अगला चैलेंज है। एक और चैलेंज हर्षवर्धन त्रिपाठी, आप भी बताइए कि अगर मुख्यमंत्री की कैबिनेट विस्तार में नहीं चल रही, उन्हें लग रहा है उन्हें विष पीना पड़ रहा है, तो फिर सरकार में कितनी चलेगी, इसको लेकर भी सवाल खड़े होंगे। मैं प्रभुराम चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। देखिए शशांक जी, मैं थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हम लोग संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा इसको इस पर शिवराज सिंह चौहान गए और उनका कोई भी मंत्री उनके साथ नहीं हुआ, भूपेंद्र सिंह मंत्रिमंडल में। और मैं जब मंत्रियों की सूची देख रहा हूं तो एक बात है, एक तो ये साफ दिख रहा है कि जो भी अभी तक कैबिनेट मंत्रियों का नाम लिया गया सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान, उसमें बहुत स्पष्ट सिंधिया जी और भाजपा का जो भाजपा का कोटा है, उसमें भी शिवराज की शपथ लेता हूँ जी और महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक तौर पर। जितने क्षेत्र हैं, विंध्य है, व्यक्तियों की सिवाय उन सारे के सारे इलाकों से जो बराबर का हिस्सा होता है वो देने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है कि मुख्यमंत्री के कितने चेहरे शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसके पहले शिवराज जी सारे के सारे मंत्री खुद रखते थे। बहुत से नाम संघ से जुड़े होते थे, बहुत से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता खुद थे, और हम लोगों ने देखा है कि बाबूलाल गौर को जब टिकट नहीं दिया गया तो किस तरह का संघर्ष हुआ। हमने देखा कि कैसे जब रामकृष्ण कुसमरिया का टिकट काटा गया तो किस तरह का संघर्ष हुआ। लेकिन इस सब के बावजूद, और ये बहुत दिग्गज नेता थे, पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री, बड़े सांसद कई बार के, तो इनका अस्तित्व चूंकि कैडर वाली पार्टी है तो वहां भी एक चेंज की उम्मीद हर वक्त होती है। और मैं जब इस मंत्रिमंडल विस्तार को अभी तक देख पा रहा हूं तो बहुत, जिसको कहते हैं ना कि ज्यादा मंथन हुआ है। विष तो बहुतों के हिस्से में आएगा ही आएगा, लेकिन ये जनरेशनल शिफ्ट है। और शिवराज, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ज्यादा शिवराज सिंह चौहान के निराश होने की वजह भी नहीं है। थोड़ी इस पर और चर्चा करेंगे। एक बार फिर से शपथ ग्रहण में लिए चलते दर्शकों को। समयवत निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। मैं प्रद्युम्न सिंह तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रद्युम्न सिंह तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश के राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री प्रेम सिंह पटेल। मैं प्रेम सिंह पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि विधि द्वारा
स्थापित भारत संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक अंत करके से वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या छेद के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के द्वारा न्याय करूंगा। मैं सिंह पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो शपथ ग्रहण मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं शिवराज सरकार के कैबिनेट का विस्तार होता हुआ और इस कैबिनेट विस्तार में बीजेपी की कई नए चेहरों को जगह दी गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो लोग आए उन्हें जगह दी गई है और अब इसी को लेकर चर्चा हो रही है कि इस कैबिनेट विस्तार में मुख्यमंत्री की कितनी चली, आगे सरकार किस तरीके से चल पाएगी, क्या चुनौतियां होंगी शिवराज सरकार के लिए। इस पर भी हम बातचीत कर रहे हैं। आनंद पांडे वरिष्ठ पत्रकार और हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद जी, इस कैबिनेट को देखते हुए जो मुख्यमंत्री का आगे का वक्त है, एक तो वो चुनाव जो है वो अलग है, मैं कह रहा हूं इस कैबिनेट को देखते हुए आगे की चुनौतियां क्या रहने वाली हैं मुख्यमंत्री की? देखिए, ये बड़ा अहम सवाल है सुशांत कि आगे की चुनौतियां क्या होने वाली, क्योंकि कम से कम इसमें 12-13 ऐसे कट्टर समर्थक हैं सिंधिया के जो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो उनकी आस्था किसके प्रति रहेगी। और देखिए, उनकी स्कूलिंग जो हुई है वो स्कूलिंग उनकी कांग्रेस पार्टी की है, उनकी स्कूलिंग कोई बीजेपी की नहीं है। तो उनका अपना एक माइंडसेट होगा, उनका काम करने का कार्यशैली उनकी होगी। तो उनकी जो प्रतिबद्धता रहती है, उनकी जो आस्था रहती है, उनकी जो श्रद्धा रहती है वो शिवराज जी के प्रति रहती है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति रहती है, पार्टी के प्रति रहती है। ये एक देखने वाली बात रहेगी। हाँ, हालांकि ये बात जो अभी त्रिपाठी जी ने थोड़ी देर पहले बोली थी, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि देखिए, ये एक कैडर बेस्ड पार्टी है। जो मैंने आपसे बहुत शुरू में बात बोली थी कि बुनियादी अंतर जो कांग्रेस में और बीजेपी में है वो यही अंतर है जो दोनों पार्टियों को अलग करता है कि वहां पे मनमानी चलती है, वहां पे इस टाइप की चीजें चलती हैं। ऐसा नहीं कि बीजेपी में ऐसा नहीं होता, लोग नाराज नहीं होते हैं, लेकिन वहां पे जो आखिरी फैसला होता है वो आमतौर पे संघ का होता है, संगठन का होता है और उसको सब लोग शिरोधार्य करते हैं, चाहे मन महसूस को उसको माने, चाहे खुशी खुशी माने। तो ये एक बेसिक अंतर होता है। लेकिन आने वाला समय, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि ये तो एक इवेंट है जो आज निपट जाएगा, लेकिन इसके बाद जो चुनौतियां खड़ी होने वाली हैं वो एक बड़ी चुनौती रहेगी। और जैसा मैंने आपको बोला कि सिंधिया समर्थक हैं और तमाम बातें हैं, कैसे बैलेंस रहेगा, क्योंकि आप देखिए एक बात बीच में निकली थी, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। जब ये पूरा मंत्रिमंडल के नामों के बातचीत चल रही थी पिछले एक सप्ताह से कि 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, एक तुलसी सिलावट का नाम चला था और एक नरोत्तम मिश्रा का नाम चला था, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। और अभी मुझे लगता है, अभी मैं तो जहां राजभवन में ये हो रहा है शपथ ग्रहण समारोह में वहां पे हूं नहीं, लेकिन आपको अपने रिपोर्टर से पता करना चाहिए कि नरोत्तम मिश्रा वहां पे पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं। ये एक बहुत, क्योंकि जो पूरा उनकी नाराजगी दिखाई दे रही है, तो वो भी एक आपको पता करना चाहिए कि वहां पे नरोत्तम मिश्रा है कि नहीं है, क्योंकि वो एक अलग मोर्चा खोले हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय बहुत मुश्किल होने वाला है शिवराज सिंह चौहान जी। अनुराग अगर हमारे साथ है, अनुराग, नरोत्तम मिश्रा पहुंचे हैं क्या? आपका बताओ। ठाकुर, ईश्वर की शपथ लेती हूँ। हाँ, अभी हमने जब एक दृश्य थोड़ी देर पहले देखा था तो वहाँ नरोत्तम मिश्रा जरूर जाते हुए दिखाई दिए थे और आनंद पांडे जी ने बिल्कुल सही बात उठाई कि नरोत्तम मिश्रा दरअसल इस पूरे जो ऑपरेशन लोटस हुआ है कमलनाथ सरकार का, उसके सबसे बड़े सूत्रधार थे। बात यही चल रही थी कि दरअसल क्या वो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। अमित शाह के काफी खास माने जाते हैं। बुंदेलखंड में उन्हें प्रभार मिला, वहां पर उन्होंने जिन प्रभार वाली सीटों पर जिताया, महाराष्ट्र में उनको प्रभार मिला। ऐसे में बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं। और मैं आपको ये एक चीज और बता दूं कि 28 लोगों का ये जो मंत्रिमंडल बना है, इसमें जो पुराने चेहरे, जिसमें से अधिकतर जो है शिवराज सिंह चौहान समर्थक थे मुख्यमंत्री के, उस पूरी पुराने चेहरे, पुरानी टीम को हटाने की कवायद और जो बातचीत जो डाली गई है राष्ट्रीय नेतृत्व के मन में, उसके कर्णधार भी जो है वो नरोत्तम मिश्रा ही थे। कल मध्य प्रदेश में किल कोरोना नाम का एक अभियान की शुरुआत हुई जो स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में होना चाहिए था। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों की मौजूदगी कल वहां होनी चाहिए थी, लेकिन कल स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश में मौजूद नहीं थे। वो जो पिछले 3 दिनों से जो कवायद चल रही थी मंत्रिमंडल में कौन हो, क्या स्वरूप हो, उसको देखने के लिए नरोत्तम मिश्रा कल तक वहीं मौजूद थे, पूरी रात मौजूद रहे। ऐसे में काफी सवाल जो है उठ रहे हैं। आनंद पांडे जी जैसे कह रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि किस तरीके की भूमिका पर जो बात उठते हुए दिखाई देगी शिवराज सिंह चौहान की, लेकिन साफ तौर पर माना जा रहा है कि जो 24 सीटों पर जुटाने की जिम्मेदारी थी मध्य प्रदेश में, कद्दावर नेता, ऐसी कोई तस्वीर जिसकी उभर कर आए और जो जिता सके उन 24 सीटों पर शिवराज सिंह चौहान के इतर और कोई नहीं थे, नरोत्तम मिश्रा
इस तरीके की उनकी पृष्ठभूमि सिर्फ चंबल तक सीमित हो जाती है, कैलाश विजयवर्गीय मालवा तक सीमित हो जाते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर भी ग्वालियर चंबल तक सीमित हो जाते हैं। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व को जब ये सरकार गिरी कमलनाथ की, ऐसा चेहरा चाहिए था जो उन 24 सीटों पर जीत दिला सके। इसीलिए शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर उभर कर आए। जबकि मैं आपको बता दूं 2018 में जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार उठी, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष पद के काफी तगड़े दावेदार रहे शिवराज सिंह चौहान जी। वो जानते थे, चाहते थे कि उनको नेता प्रतिपक्ष। लेकिन अनुराग, आप जो कह रहे हैं फिर उस लिहाज से इसको भी समझाइए कि जो 24 सीटों के चुनाव हैं, क्या वो इस मंत्रिमंडल के विस्तार से उन पर भी कोई प्रभाव पड़ने जा रहा है? जो नाराजगी होगी, जो मन में कुंठाएं होंगी, क्या उसका कोई असर उन चुनावों पर भी पड़ेगा? फिर राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा। देखिए, बीजेपी कैडर बेस पार्टी है। ऐसे में जो नाराजगी साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जो मंत्री रहे हैं पहले 2018 तक और जो नेता रहे, उनमें नाराजगी निश्चित तौर पर है। लेकिन विष पीने की क्षमता शिवराज में है, वही विष पिलाने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी में भी। ऐसे में कहीं ना कहीं वो समन्वय बिठा देगी संगठन के सहारे, उन नेताओं को एडजस्ट करने की बात आगे की जाएगी। हालांकि जो कैबिनेट है उसमें सिर्फ अब 35 मंत्री बन सकते हैं, उसमें से सिर्फ एक मंत्री की जगह बची है। ऐसे में पुराने वरिष्ठों को कहीं ना कहीं संतुष्ट किया जाएगा। लेकिन जो 24 सीटें जिनमें से 16 ग्वालियर चंबल की हैं, उनके लिहाज से ये पूरा मंत्रिमंडल की जो बिसात है वो बिछाई गई है कि सिंधिया समर्थक मंत्री हैं उनको बनाया गया है। साथ ही जो शिवराज सिंह चौहान ने अपने समर्थक मंत्रियों के साथ साथ बीजेपी के ऐसे जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण भी बनाए हैं कि उन 24 सीटों पर जीत बिठाई जाए। तो कहीं ना कहीं जो नाराजगी जो है वो इतनी बड़ी नहीं दिखाई देती है, क्योंकि बुनियादी तौर पर संगठन ही शक्ति है भारतीय जनता पार्टी की, और बहुत कम ऐसे उपद्रव दिखाई देते हैं। जैसा कि वरिष्ठ साथी ने हमारे बताया कि रामकृष्ण कुसमारिया का विरोध देखा हमने, सरताज सिंह का भी विरोध देखा बीजेपी की तरफ से। लेकिन ऐसे बहुत कम गिने चुने मौके आते हैं, इतने बड़े नहीं आते कि विस्फोट हो जाए और जिस तरीके से कमलनाथ की सरकार गिरे। ऐसे में यह माना जा रहा है कि ये जो सीटों का जो समीकरण है काफी संतुलित किया गया है। शिवराज सिंह चौहान हालांकि कहते हुए नजर आए कि विष पीना पड़ेगा उन्हें, लेकिन इस विष को पीते हुए भी वो 24 सीटों को जिताने का माद्दा रखते हैं। ऐसा कम से कम अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी मानती है। यही वजह है कि तमाम जो बातों के बावजूद शिवराज सिंह चौहान को सत्ता दी गई मध्य प्रदेश में। हालांकि जो पूरी कमलनाथ सरकार को गिराने की जो कवायद थी वो साफ तौर पर देखा जाए तो नरोत्तम मिश्रा, अरविंद भदौरिया जिनको मंत्री बनाया गया है, संजय पाठक भी उसमें शामिल थे जिन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है, तमाम उनकी भूमिका के बाद ये सरकार कमलनाथ की गिरी। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा कहीं ना कहीं चाहते थे कि मजबूत एक चीज और इसमें उभर कर आ रही, इस तरीके की भी बीच में बात निकली थी कि उप मुख्यमंत्री पद की भी लड़ाई चल रही थी कि कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा चाहते थे। आनंद पांडे जी इसको बेहतर ढंग से बता पाएंगे कि किस तरीके से ये भी कवायद चली कि उप मुख्यमंत्री बनाया जाए यूपी के तर्ज पर। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व इसके लिए तैयार नहीं हुआ, इसलिए नरोत्तम मिश्रा कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। लेकिन 3 दिन तक लगातार कल महत्वपूर्ण प्रोग्राम भोपाल में होने के बावजूद कल कभी वो नहीं आए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो कवायद है पूरी इस मंत्रिमंडल में अपनी बिसात बिछाने की, और शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं कमजोर इसके बाद नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं अगर राजनीतिक सूत्रों की बात करें। आनंद पांडे जी, एक बात और समझाइए कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में जितनी ज्योतिरादित्य सिंधिया की चली है, क्या उनकी भूमिका सिर्फ अपनों की एंट्री कराने तक सीमित होकर अब केंद्र पर फोकस करने की होगी, या इस सरकार में भी पर्दे के पीछे से उनका किरदार बड़ा होगा? प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह। अब अगर हम देखें तो ग्वालियर चंबल संभाग में कम से कम 3 बड़े नेता वहां से हो गए। नरोत्तम मिश्रा जो अभी मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जो सेंटर में मिनिस्टर हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पे आ गए हैं। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है जो सवाल आपने किया है उसका जवाब शायद मुझे लगता है 2 हिस्सों में होगा। एक हिस्सा होगा कि जो बाई इलेक्शन तक क्या होता है, और दूसरा होगा बाई इलेक्शन के बाद क्या होता है। क्योंकि देखिए, अभी शिवराज सिंह के सामने या पूरी बीजेपी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज, मैं बार बार आपसे शुरू से बोल रहा हूं, सबसे बड़ा चैलेंज उनके पास आने वाले बाई इलेक्शन है। तो हो सकता है आने वाले बाई इलेक्शन तक एक दूसरी कार्यशैली रहे और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान की दूसरी कार्यशैली रहे। क्योंकि देखिए, अगर शिवराज सिंह चौहान को पिछले लंबे समय से आप देख रहे हैं तो उनकी कोशिश ये रहती है कि मध्य प्रदेश में उन्होंने कोई सेकंड लाइन की लीडरशिप खड़ी नहीं होने दी। मैं कोई नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आप जो भी थे, या तो उनके यहाँ से खेद कर दिया गया, या तो उनको सेंटर में भेज दिया गया, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे प्रभात झा को किस तरह से अध्यक्ष पद से हटाया गया था, तमाम सब लोग जानते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे सेकंड लाइन की लीडरशिप डेवलप नहीं होने दी कभी भी। ये उनपे एक आरोप भी आप कह सकते हैं, जो उनके विरोधी है वो उनपे आरोप भी लगाते हैं कि उन्होंने सेकंड लाइन की लीडरशिप डेवलप नहीं होने दी। और शायद जो डिप्टी सीएम की बात चल रही थी कि 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने चाहिए, तो शायद उसका भी उन्होंने यही
का विरोध किया था कि कोई वो ऐसा पावर सेंटर नहीं डेवलप होने देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अकेले शिवराज सिंह ही एक पावर सेंटर यहाँ बने रहे। तो ये मुझे लगता है ये वाली जो वर्किंग रहेगी, ये मुझे लगता है वक्त के हिसाब से चेंज होगी। लेकिन जो कद ज्योतिरादित्य सिंधिया का है, और इसके सिवा अभी जो उनकी फ्रिक्वेंसी उन्होंने मैच करने की कोशिश की है, चाहे अमित शाह से हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी के साथ हो, तो मुझे लगता है कि वो भी उनका पूरा प्रभुत्व, उनका पूरा प्रभाव बना रहेगा। और जो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि यही देखने वाली बात रहेगी आने वाले समय में कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, देखिए अभी तो बहुत कम समय हुआ है, और पहला ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने अगर हम देखें तो सिंधिया जी के सामने पहला चैलेंज ये था कि वो किस तरह से अपने समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा मंत्रिमंडल में अकोमोडेट करवाते हैं, तो वो उन्होंने करवा दिया। लेकिन आने वाले समय में, लेकिन इसके बाद भी हमको एक चीज जरूर ध्यान रखना पड़ेगी, चाहे सिंधिया जी हो, चाहे शिवराज जी हो, इन सबका एक कॉमन गोल फिलहाल है। वो कॉमन गोल है कि 24 सीटों में से ज्यादा सीटें लेके आई जाएं। और लेकिन आप ये मान रहे हैं कि सिंधिया का प्रभाव, ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव तो रहेगा सरकार पर। हर्षवर्धन त्रिपाठी, आपके हिसाब से? संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भारत सिंह कुशवाहा। हर्षवर्धन जी, विषय पर कोई बहुत संदेह या बहस की मध्य प्रदेश उनकी गुंजाइश राज्य मंत्री के रूप में आप जरा इसको ध्यान मेरे विचार के लिए लाया जाएगा, अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी। मेरा ऑडियो मिल रहा है क्या? हाँ, अब मिल रहा है सर, पहले नहीं आ रहा था, आप बोलिए। ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, एक विषय थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हम लोग उसको विस्तार ज्यादा दे रहे हैं। सिंधिया जी का महत्व है, होना चाहिए से ज्यादा जरूरी है कि होगा ही होगा। आपको कितने ऐसे उदाहरण भारतीय राजनीति में ध्यान में है कि एक साथ एक बड़ी संख्या विधायकों की, और जिसमें बहुत ढेर सारे मंत्री हों, क्योंकि विधायक तो चलिए टूट के आते हैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी में अपने नेता के साथ, लेकिन मंत्री इस्तीफा देकर चले आए जहां उनको भविष्य नहीं पता है। मान लीजिए कि किसी दो मंत्री पर कहें, अमित शाह और नरेंद्र मोदी कहें या शिवराज सिंह चौहान कहें कि अच्छा इनको हम नहीं रखें, तो क्या सिंधिया जी उनके लिए वापस लौट जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। और कई मंत्री जो पहले रहे होंगे वो नहीं इसमें शामिल हो रहे हैं। मेरा ये मानना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी ये समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी में वो भूमिका अपनी कैसे देखते हैं। जैसे आनंद जी ने कहा कि उनकी स्कूलिंग कांग्रेस की है, लेकिन उनका पूरा परिवार भाजपा में है। यशोधरा राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया, खुद माताजी जनसंघ की संस्थापक, उनको भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली के बारे में बहुत अच्छे से पता है। अब असली चुनौती क्या है कि उनको ये देखना पड़ेगा कि जैसे अलग अलग जगहों पर एक एरिया विशेष में, क्षेत्र विशेष में उनकी चलेगी, ये तय है। लेकिन अगर वो ये कोशिश करेंगे कि वो इस तरह से कांग्रेस की तरह चलाएं या फिर किसी बात पर किसी मंत्रालय में अड़ जाए, तो वो नहीं होने वाला है। ये मैं आपको बहुत स्पष्ट बताऊं। एक जरूरी बात जो शिवराज सिंह चौहान के लिए भी मैं कहूं, और जब उस वक्त भी मुख्यमंत्री बनने की बात हो रही थी तो हम लोगों ने कई बार बात की थी, शिवराज सिंह चौहान का कोई विकल्प नहीं है। पैन एमपी जो जिसको कहते हैं कि एक किसी व्यक्ति का इतना प्रभाव हो, और शिवराज सिंह चौहान ने उसको नीचे से लेके ऊपर तक बहुत अच्छे से संजोया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो कार्यकाल होगा, 24 सीटों के जो विधानसभा के उपचुनाव होंगे, उसके बाद एक नए किस्म की कहें कि रस्साकशी चलेगी, और वो मंत्रियों की नहीं होगी, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी की होगी, जिसको केंद्रीय नेतृत्व भी बहुत अच्छे से समझ रहा है। और यहां तक कि जो वहां लोग संघ में है भारतीय मध्य प्रदेश में, उनको भी ये लगता है कि अब तो नया नेतृत्व विकसित करना पड़ेगा, नहीं तो इसके बाद की लड़ाई बहुत कठिन हो जाएगी। आनंद जी, जब हम ये चर्चा कर रहे हैं ना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की क्या भूमिका रहेगी पर्दे के पीछे से, केंद्रीय नेतृत्व ने कितना इस पर प्रभाव छोड़ा मंत्रिमंडल विस्तार में, शिवराज जी की कितनी चली, दरअसल ये इस लिहाज से समझने के लिए जरूरी हो जाता है कि हमने एक टीम का कैप्टन देखा जो करीब 15 साल से अपने हिसाब से टीम चला रहा था। कौन कहां बैटिंग करेगा, कौन ओपनिंग बॉलिंग जाएगा, कौन मिडिल ऑर्डर में उतरेगा, वो लगभग अपने हिसाब से कमोबेश उसके हिसाब से चीजें चल रही थी। अब हम देख रहे हैं कि बोर्ड ने तय कर दिया कि खिलाड़ी कौन कौन से होंगे। एक कोच भी तय हो गया है जो कहीं ना कहीं तय करेगा कि भैया इसको पहले भेजो, इसको बाद में भेजो। तो कैप्टन अगर मान लीजिए कमजोर हो गया, उसकी ज्यादा नहीं चल रही, तो राज्य के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी फिर। निश्चित तौर से जब आप ये क्रिकेट का एग्जांपल दे रहे हैं सुशांत, तो आपको एक बात और बोलना चाहिए कि अब सामने भी कोई कमजोर विपक्ष नहीं है, सामने भी कमलनाथ जैसा कैप्टन है।
जो दूसरी टीम है जो उसके पास भी कमलनाथ जैसा कैप्टन है। कमलनाथ जी की सरकार चली गई वो एक बात है, वो कैसा मैनेज नहीं कर पाए दूसरी बात है, लेकिन कमलनाथ तो कमजोर मान लेना मुझे लगता है ये शायद गलत होगा। तो इसके पहले जो भी उनके पास चैलेंज था, कांग्रेस में कोई ऐसा लीडरशिप नहीं थी। दिग्विजय सिंह को छोड़ के अगर हम देखा जाए तो इसके बाद हम लगातार पिछले 10 साल से 15 साल से देख रहे थे कि कोई भी अच्छी लीडरशिप उनके पास नहीं पनप पा रही थी। इस बार मुकाबले में भी कमलनाथ है, तो निश्चित तौर पर मैं आपकी बात का समर्थन करूंगा कि ये बहुत बड़ा चैलेंज एक शिवराज जी के सामने होने वाला है कि वो इन सब चीजों को कैसे मैनेज करते हैं। अनुराग, इसको लेकर कोई जानकारी है? मंत्रिमंडल में किसका किसका नाम है ये तो पता चल गया, किसको कौन सा विभाग जा सकता है इसको लेकर कोई जानकारी निकल रही हो? अपने कर्तव्य के संयम निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। देखिए, ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही खड़ा होता है कि किसको कौन सा विभाग मिलेगा, क्योंकि निश्चित तौर पर अगली जो लड़ाई सिंधिया समर्थक और शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के तमाम जो विधायक हैं उनके सामने रहेगी, मंत्रियों के सामने। लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ, लेकिन माना जा रहा है 12:30 बजे कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में बुलाई है, यानी जब शपथ ग्रहण यहाँ राजभवन से होगा उसके बाद तमाम जो नवनिर्वाचित जो मंत्री हैं वो सीधे कैबिनेट जाएंगे। हालांकि कैबिनेट में जब वो भाग लेंगे तब तक उनके पास मंत्री पद नहीं रहेगा, लेकिन माना जा रहा है उसके बाद एक बैठक शिवराज सिंह चौहान के साथ होगी, जिसके बाद ये तय किया जाएगा कि दरअसल मंत्रिमंडल में कौन रहे। सबसे बड़ा सवाल यही है क्योंकि मंत्री कौन बनेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ मंत्रिमंडल में रहते हुए भी चाहा था कि उनके समर्थकों के पास सबसे मजबूत विभाग रहें। उसी तरीके की कवायद उस वक्त अगर देखा जाए तो गोविंद सिंह राजपूत के बाद परिवहन मंत्रालय था, जो तुलसी सिलावट थे, स्वास्थ्य मंत्रालय था। इस बार भी उनकी भूमिका रहेगी कि ऐसे तमाम जो विभाग हैं, परिवहन हो जाता है, चिकित्सा हालांकि अभी नरोत्तम मिश्र के पास है, लेकिन उनके पास गृह मंत्रालय भी है। ऐसे में सिंधिया ये निश्चित तौर पर जो कल परसों बैठक हुई है शिवराज सिंह चौहान के साथ और नड्डा जी के साथ, तो माना जा रहा है कि एक पूरी कवायद अब आज शाम तक चलेगी कि मजबूत विभाग जो हैं, जो 11 लोग हैं 2 के सामने जा चुके हैं, लेकिन बाकी 9 मजबूत विभाग भी सिंधिया के पास आए। हालांकि जो सबसे तगड़ा विभाग जो मुख्यमंत्री के अलावा जो गृह मंत्रालय है वो नरोत्तम मिश्र के पास है, स्वास्थ्य भी उनके पास था, लेकिन माना जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा स्वास्थ्य विभाग शायद दे सकते हैं सिंधिया के सामने। तो सबसे बड़ा एक प्रश्न यही ये हो रहा है कि मंत्रिमंडल में जो विभाग मिलेंगे उसमें किसकी कितनी चलेगी, जो शिवराज सिंह चौहान है उनका कितना निर्णय चलेगा। हालांकि जो 24 उपचुनाव आ रहे हैं तब तक शिवराज सिंह चौहान की भूमिका कैसी रहेगी ये समझ में आ रहा है जिस तरीके से ये मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, लेकिन 24 सीटों के बाद जो निर्णय आएगा तब शिवराज सिंह चौहान किस भूमिका में होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल आज यहीं राजभवन में शपथ ग्रहण के बाद उठना खड़ा हो जाएगा। जी सुशांत, ठीक है। यानी आनंद जी, इस चौथे कार्यकाल में एक तरीके से कहिए कि शिवराज जी की भूमिका जो है वो उस नई बहू की तरह की हो जाएगी, जिसको देवरानी भी बताएगी कि क्या डालना है, जिसको सास भी बताएगी और जिसको शायद पड़ोस वाले कुछ लोग भी आकर बताएंगे कि आप प्याज डालो और अब आप छौंक लगाओ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया एग्जांपल सुशांत आपने दिया है। बिल्कुल यही स्थिति रहेगी और वो बेचारे जो जैसी नई बहू मन महसूस के सब काम करती रहती है, किसी से कुछ कह नहीं पाती है, मुझे लगता है कि इस बार शिवराज जी की बिल्कुल वही स्थिति होने वाली है। क्योंकि ये जैसे मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, शुरू से बोल रहा हूँ कि ये है, फिर इसके बाद जैसा अभी अनुराग ने हमारे साथी ने बताया कि मंत्रिमंडल का जब बन जाएगा तो उसके बाद विभागों का बंटवारा, ये भी कोई बहुत आसान काम नहीं होने वाला है, आप ये मान के चलिए। इसमें भी बहुत सिर फुटबॉल होने वाली है। इसमें भी मेरे को लगता है अमित शाह को, जेपी नड्डा को, नरेंद्र मोदी को दखलंदाजी करना पड़ेगी। आपके पास कोई जानकारी है कि किसको क्या मंत्रालय मिल सकता है? देखिए ये जरूर बात निकल के आ रही है कि सिंधिया जी जरूर इस बात में लगे हुए हैं कि जो मंत्री उनके पहले थे, जिनके पास जो विभाग थे वो उनके पास वापस पहुंच जाए। और उनसे जैसे तुलसी सिलावट के पास हेल्थ मिनिस्ट्री थी, स्वास्थ्य विभाग था, या गोविंद सिंह राजपूत के पास परिवहन विभाग था, तो ये सब विभाग काफी मजबूत माने जाते हैं। तो वो ये कोशिश कर रहे हैं, हालांकि अभी ये चीजें पत्ते खुलना है, तो मुझे लगता है, लेकिन इस तो बहुत जम के सिर फुटबॉल होने वाली, ये मैं भी आपको बता दूं सुशांत। ठीक है हर्षवर्धन जी, आपके पास कोई जानकारी है किसको कौन सा मंत्रालय? नहीं, मंत्रालय की मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक जो रोचक आपने कहा कि नई बहू, तो बस इसमें थोड़ा सा मैं करेक्शन कर दूं। और जो मैं मध्य प्रदेश की राजनीति और शिवराज जी को जानता समझता हूं, शिवराज जी खाटी सास हैं, नई बहू नहीं है। इसको जरा ठीक से समझिए आप। शिवराज जी खाटी सास है जिन्होंने अपनी कमर से वो चाबी का गुच्छा अभी तक नहीं निकाला है। आप ठीक कह रहे हैं कि अब उनको बहुत से लोग बताने वाले हो जाएंगे, लेकिन इसका अभ्यास उनको बहुत जबरदस्त है। बस शिवराज जी को एक बात ध्यान में रखनी है, जो बहुत जल्दी, क्योंकि स्मृति लोप होता है राजनीति में, कि उमा भारती जैसी अति ताकतवर नेता
उनके बाद उनके जैसे लो प्रोफाइल नेता को ये कुर्सी दी गई थी, तो वो उनको मन बनाना चाहिए कि नए नेतृत्व के लिए केंद्रीय नेतृत्व तैयारी कर चुका है। उसकी वजह से उनके पास मुख्यमंत्री की कुर्सी लंबे समय तक आने से दूर रही, आती रही लेकिन रुक जाती थी इसी वजह से। और अब उसका वो मन बना चुके हैं। केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनकी बहुत ठीक से बातचीत हुई है। इन सारी सहमतियों के बाद ही यहां तक पहुंचे हैं। ये ऐसा नहीं है कि अचानक तय कर लिया गया और कोई नरोत्तम जी, संजय पाठक और दूसरे लोग तैयारी करके चले गए, भूपेंद्र सिंह वहां चले गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये बाकायदा सारी सहमतियां बनाने के बाद तब शिवराज जी को कहा गया है कि आप इस भूमिका में रहेंगे, लेकिन अब ये नए लोग भी हैं जिनकी भूमिकाएं हमने तय कर दी हैं। ठीक है, तो यानी देखिए, दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, आनंद पांडे जी हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, दोनों की अपनी अपनी राय है। और शिवराज सिंह चौहान के लिए चुनौतीपूर्ण वक्त तो होगा इस कार्यकाल में, मुख्यमंत्री पद को संभालना, इस कैबिनेट को लेकर चलना, जिसमें उनकी थोड़ी कहा जा रहा है कि कम चली है, कुछ लोग कह रहे हैं चली भी है, लेकिन कुछ लोग नाराज भी हुए हैं। और उनके सामने एक बड़ी चुनौती इस बात की भी है कि जो बाईपोल होगा उसमें एक तो जीत मिलनी चाहिए, और दूसरा उसके बाद भी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों की एंट्री हुई है, क्या वो एंट्री तक ही सीमित रहेगी? मंत्रिमंडल में किसको कौन सा विभाग मिलेगा, इसमें भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की चलेगी नहीं चलेगी, केंद्र की कितनी चलेगी, संघ की कितनी चलेगी, इसको लेकर भी चर्चा होगी। और इन सबको साथ लेकर चलना, क्योंकि देखिए जो विरोध कर आए हैं बीजेपी की तरफ, वो याद रखिए कि दोनों पार्टियों के कार्यप्रणाली में बड़ा फर्क है, जिसका जिक्र बार बार हो रहा है। बीजेपी कार्डर बेस्ड पार्टी है और कांग्रेस में उस तरीके का जो कहा जाता है कई बार कि वो अनुशासन नहीं है, दिखता है, जो कि बीजेपी में दिखता है। तो वो कैसे मैनेज करेंगे शिवराज जी? ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार पूरा हो चुका है, इस पर थोड़ी और चर्चा करेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।